स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है ना? यस सर। चलिए, एक दो आसान प्रश्न से स्टार्ट करते हुए फटाफट बताइएगा, ज्यादा समय नहीं लगाइएगा, ज्यादा समय आप जीवन में बचा नहीं है, तो फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिएगा। और याद रखिएगा मंडे को आप लोग का टेस्ट है ईएमआई का, ऐप के थ्रू होगा, मैसेज आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा, टेस्ट हैज बीन असाइन्ड टू यू बाय अभिमन्यु कुमार। ठीक है, आप लोग पढ़ के दे दीजिएगा। अरे तो है ही ईएमआई, अभी जस्ट टेस्ट लिया हूं। एकदम आसान प्रश्न है, जल्दी से बताइए आंसर। सर सेकंड क्वेश्चन में A4 तो है ही नहीं।
पहले का कितना है? पहले का 1/z 1/r square r 1/xl minus 1/xc 1/6 स्क्वायर प्लस 1 ये भी 6 स्क्वायर होगा, यानी z इक्वल टू 6/√2 आएगा, यानी 3√2 ओम। ये आ रहा है आप लोग का? यस सर। दूसरे केस में बोला है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सोर्स फ्रीक्वेंसी सेम है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में वोल्टेज इधर है, तो इंडक्टर का करंट किधर बनाएंगे, सेकंड में या फोर्थ में? फोर्थ। में। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है तो करंट लैग होगा, IL वो क्या होगा, V/XL होगा, और कैपेसिटर करंट लीड करेगा तो IC इक्वल टू क्या होगा, V/XC होगा। ठीक है, बोला है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस में XL और XC क्या होता है? सेम। तो XL XC सेम है तो IC और IL सेम होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? 0, क्योंकि IC और IL सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ऊपर 2 है नीचे 2 है, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। IC 0 नहीं है, IL 0 नहीं है, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट 0 है। रिजल्टेंट मतलब नेट करंट मतलब A3, तो ये दोनों 0 नहीं होगा, A1 और A2 0 नहीं होगा, A3 0 होगा, इसलिए ऑप्शन सी। किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। तो ये वाला पार्ट हम लोग निपटा दिए। अब हम लोग आखिरी टॉपिक, ट्रांसफॉर्मर। क्यों जरूरत पड़ा ट्रांसफार्मर का? ठीक है, AC क्यों बेटर होता है DC से? देखो, आजकल पावर का सब जगह जरूरत है, तो अपने को पावर चाहिए। ठीक है, तो पावर कहीं ना कहीं जनरेट किया जाता है। ठीक है, जैसे आसमान से इलेक्ट्रिसिटी, वो थंडरिंग वो सब नहीं है, थॉर वाला हथौड़ा नहीं, वो ऊपर से पावर लिए फिर वैसा वो वाला नहीं है। तो पावर हम लोग कहीं ना कहीं जनरेट करते हैं। ठीक है, तो पावर प्लांट है ये पावर प्लांट है, PP बोले तो पावर प्लांट। ठीक है, हर गली मोहल्ले में पावर प्लांट नहीं होता है, हर सोसाइटी का एक अपना पावर प्लांट नहीं होता है, या हर सिटी में एक पावर प्लांट नहीं होता है। हर स्टेट में पावर प्लांट होता है जनरली, किसी स्टेट में नहीं होता है तो वो दूसरी स्टेट से आउटसोर्स करता है। तो मान लो छत्तीसगढ़ की बात है, कहीं पावर प्लांट है, कोरबा वगैरह साइड, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि पावर प्लांट है कोरबा साइड। ठीक है, पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं हम लोग कोरबा में या बिलासपुर में, और अभी पावर हम लोग यूज कर रहे हैं, और ये लैपटॉप, मोबाइल, ये सब फैन, AC, TV चल रहा है। ठीक है, तो हमारा घर जो सिटी है, ये तुम्हारा ये घर है। ठीक, तो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी घर तक आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हवा में फ्लो होता है या वायर में? वायर। ठीक है, तो आपको पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी सेंड करना है घर तक, बगल में नहीं है,
बगल में नहीं है, ये बहुत दूर होते हैं, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, बहुत दूर होता है। तो हम लोग वायर के थ्रू फ्लो करते हैं। ये वायर के थ्रू फ्लो करते हैं। एक मिनट। तो वायर के थ्रू फ्लो करते हैं। तो मान लो इसका रिक्वायरमेंट, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 1000 वॉट का, ठीक है। तो ये जनरेट, जितना रिक्वायरमेंट है उतना जनरेट किया, 1000 वॉट जनरेट किया। जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना, तो वो जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो 200 या 220 वोल्ट पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा वोल्टेज पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक। एक आपका 2-3 इशू आता है, ठीक है। एक तो इफिशियंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट और एक सेफ्टी। ज्यादा वोल्टेज पे आपका प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, एक सेफ्टी इशू रहता है, और एक इफिशियंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो जो जिससे हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका इफिशियंसी ज्यादा वोल्टेज पे कम रहता है। तो हम लोग 200 वोल्ट पे प्रोड्यूस करते हैं। कितना पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो 1000 वॉट। तो सिंस वोल्टेज आपको पता है, पावर पता है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, VI। तो I इक्वल टू V/P/V। तो उससे आप देखिएगा तो ये 5 एम्पियर आएगा। 1000/200 करेंगे तो 5 एम्पियर, यानी 200 वोल्ट का करंट, 200 वोल्ट का करंट 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो यानी ये जो करंट है वो कितना पावर लेके पावर कैरी कर रहा है, 1000 वॉट। अब ये 5 एम्पियर करंट यहाँ पे आएगा, ठीक। और हम लोग के यहाँ घर में भी 200 वोल्ट या 220 वोल्ट हम लोग यूज करते हैं, तो अपने को 1000 वॉट मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये हुआ क्या, ठीक है। प्रॉब्लम सब तो ठीक लग रहा था, फिर प्रॉब्लम कहाँ से आ गया, ठीक है। कि अभी हम लोग क्या मान रहे हैं, डीसी करंट मान रहे हैं कि डीसी करंट फ्लो हो रहा है। हमारे घर में कौन सा करंट आता है, AC। एसी। तो मान लेते हैं अभी डीसी करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, ठीक है। तो सिंस करंट पावर प्लांट से घर तक आने में वायर से फ्लो हुआ, तो वायर कैसा होना चाहिए, कंडक्टर की इंसुलेटर, कंडक्टर। तो कैसा भी कंडक्टिंग वायर लेते हैं, कैसा भी कंडक्टिंग वायर लीजिएगा उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो। कैसा भी कंडक्टिंग वायर लीजिए उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इस जो वायर में फ्लो हो रहा है, इस वायर में रेजिस्टेंस है, ठीक है, और वायर में करंट फ्लो हो रहा है। तो जब भी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होता है तो आपका क्या होता है, पावर लॉस होता है। किसी भी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है तो पावर लॉस होता है। मान लो 100 किलोमीटर लंबा वायर है पावर प्लांट से घर आने में, ठीक है। आप लोग रेलवे वगैरह से ट्रैवल किए होंगे तो आप लोग देखिएगा, मतलब ये ऐसा बड़ा बड़ा ऐसा रहता है, ये वायर ऐसे रहता है, देखें ऐसा कभी? हाँ सर। Yes, sir. ठीक। हाँ, तो वो शो पीस के लिए नहीं लगा रहता है, वो आपका वही इलेक्ट्रिसिटी वायर रहता है। और कहीं कहीं आप देखिएगा ये ऐसा लिखा रहता है 20 किलो वोल्ट, और ये हड्डी फड्डी का साइन बनाया रहता है। इसका मतलब क्या है, बहुत डेंजर वाला है। ये जो हाई टेंशन केबल होता है, हाई टेंशन केबल मतलब इसमें वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है। कितना, 20 किलो वोल्ट होता है, यानी 20,000 वोल्ट होता है। यहाँ से वायर, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है और इसी से फिर अपना इलेक्ट्रिसिटी आता है, जहां भी गांव शहर जहां भी भेजना है वो आता है, ठीक है। तो सिंस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो हर वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से आपका पावर लॉस होता है, ठीक? तो मान लो अभी एक एजम्पशन, रैंडम कुछ भी डेटा लिया हूं, तो मान लो कि पावर प्लांट से घर का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, और ये वायर का जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है 0.1 ओम पर किलोमीटर, ठीक है। बहुत कम रेजिस्टेंस ले रहा हूं मैं। आप देखिएगा 1 किलोमीटर में 0.1 ओम कंसीडर कर रहा हूं, तो टोटल रेजिस्टेंस 100 किलोमीटर में कितना होगा, 0.1 इंटू 100, तो उससे क्या आएगा, 10 ओम।
यानी ये पूरे वायर में टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है। तो रेजिस्टेंस में पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है 5 और रेजिस्टेंस ये, उससे जो पावर लॉस हुआ वो कितना हो गया 250 वॉट। ठीक है, तो ये जो करंट कैरी कर रहा है पावर अपने साथ कितना कैरी कर रहा है 1000 वॉट। तो पावर प्लांट से घर तक आते आते उसमें कितना पावर बचा 750 वॉट बचा, यानी कितना परसेंट का लॉस हो गया 25 का लॉस हो गया, 25% का लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 750 वॉट है ही पहुंच रहा है, लेकिन रिक्वायरमेंट तो 1000 वॉट है। तो अगर 1000 वॉट यहाँ तक पहुंचाना है यानी हम लोग को जनरेट ज्यादा करना होगा, हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक है, तो पावर जनरेट करने के लिए खर्चा लगता है, पैसा। ठीक है, यानी ज्यादा पावर जनरेट करना होगा, क्योंकि यहाँ से पावर क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, पावर लॉस। तो यहाँ से पावर लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ से मनी लॉस हो रहा है। ठीक है, पैसा, मनी मैटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पैसे का लॉस हो रहा है, तो अपने को वो मनी लॉस बचाना है, वेस्टेज। ये पावर लॉस हो रहा है, ये किसी का काम का नहीं है पावर, या ऐसे हवा में ही चला जा रहा है हीट के फॉर्म में, ये किसी का नहीं है। तो अपने को ये लॉस कम करना है। ठीक, डीसी करंट तो देखो, तो पावर जो लॉस हो रहा है उसमें 2 फैक्टर आ रहा है, पावर लॉस में 2 फैक्टर आ रहा है आई स्क्वायर आर में। एक तो करंट का फैक्टर आ रहा है, एक रेजिस्टेंस का फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो आपको पावर लॉस करना है, पावर लॉस को कम करना है, तो आपको रेजिस्टेंस कम कीजिए या करंट कम कीजिए। ठीक है, अब जनरली 3 तरह का मटेरियल होता है, कॉपर, एल्युमिनियम एंड सिल्वर। ठीक है, कॉपर एल्युमिनियम का रफली सेम होता है, सिल्वर का सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, सिल्वर का सबसे कम रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस कम करेंगे तो पावर लॉस कम होगा, हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक है, हाँ तो रेजिस्टेंस कम करेंगे तो पावर लॉस कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सिल्वर का वायर लगा देंगे। ठीक, लेकिन सिल्वर वायर लगाने से एक वो है घटा, क्या घटा है, महंगा बहुत पड़ेगा। महंगा मिलता है सर। नहीं महंगा मिलता है, और दूसरी बात है कि लगा दीजिएगा तो बीच में हम ही लोग में से कोई लोग काट के ले जाएगा अपने घर। ठीक है, गला में, पैर में, हाथ में, माथा में, सब में पहन लेगा। ठीक है, चांदी का है या सिंपल वायर काट देता है तो सिल्वर है तो ठीक है। और पैसा को बचाने के लिए, मान लो 1 लाख रुपया बचाने के लिए हम लोग करना है और 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देंगे। सिल्वर वायर बहुत कॉस्टली आता है, तो ये बहुत ज्यादा, इसको कम करने से कुछ चेंज नहीं होगा, सिल्वर लगाने से बहुत। तो आपको क्या करना होगा, करंट को चेंज करना होगा, और चेंज नहीं, करंट को कम करना होगा। ठीक है, और वैसे भी रेजिस्टेंस हाफ करने से पावर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस हाफ करने से पावर लॉस हाफ होगा। लेकिन करंट को हाफ करेंगे तो पावर लॉस कितना होगा, करंट को हाफ करेंगे तो पावर लॉस में क्या फर्क पड़ेगा, वो कितना टाइम्स हो जाएगा, 1/4 टाइम्स। 1/4 टाइम्स, क्योंकि पावर इसको किए तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, तो किसी तरह आपने क्या किया कि यहाँ पे 5 एम्पियर करंट की भेजने की जगह आपने क्या किया, इसका करंट को आपने 2.5 एम्पियर बना दिया। ठीक, तो 2.5 एम्पियर बना दिया, लेकिन अपने को ये 2.5 एम्पियर तभी बनेगा, पावर वही 1000 वॉट होना चाहिए, तो ये 2.5 एम्पियर हो गया, यानी करंट कम हो गया, तो पावर इक्वल टू VI होता है। तो करंट को हाफ करने के लिए पावर सेम रखना है 1000 वॉट, तो करंट को हाफ करने के लिए वोल्टेज को क्या करना होगा, डबल। ठीक है, यानी आप जनरेट कर रहे हैं 200 वोल्ट पे, आपने किसी मैकेनिज्म से क्या किया कि वो 200 वोल्ट को 400 वोल्ट बना दिया, तो वोल्टेज डबल होगा, तो करंट क्या होगा, हाफ, सो दैट पावर जो है टोटल वो कांस्टेंट रहे। तो पावर इक्वल टू VI होता है, P कांस्टेंट है तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ठीक है, यानी करंट को हाफ करना है, यानी वोल्टेज को डबल करना है। तो हमने क्या किया, वोल्टेज को डबल कर दिया या करंट को हाफ कर दिया।
करंट हाफ करने से अब देखो पावर लॉस निकालेंगे, ठीक, पावर लॉस, तो करंट हाफ हो गया यानी 2.5 का स्क्वायर इंटू 10, उसे करेंगे तो 62.5 आएगा वॉट। तो परसेंटेज लॉस जो होगा वो 6.25, ठीक। यानी हम लोग पहले मान लो 3 लाख रुपया का लॉस हो रहा था, तो अभी हम लोग क्या किए, लॉस को 1/4 कर दिए कि नहीं कर दिए, ठीक है। Yes, यानी sir. परसेंटेज आपने लॉस को कम किया है, यानी आपने पैसा बचाया, ठीक है, तो पैसा बचाया, ठीक है। तो यानी करंट के हाफ करने से आपका बहुत मनी सेव हो रहा है, ठीक है। उसी तरह करंट को और कम करेंगे तो पावर लॉस और कम होगा, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, ये इसको कहते हैं ट्रांसफर लाइन। इसको कौन सा लाइन कहते हैं, ट्रांसफर लाइन, जो पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सोच के बताइए, ट्रांसफर लाइन में अपना करंट जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, कम होना कम। चाहिए, ठीक है। कम क्यों होना चाहिए, तो बोलो कम क्यों होना चाहिए ट्रांसफर लाइन में करंट कम, So that power loss minimum हो। करंट कम होना चाहिए सो दैट पावर लॉस क्या हो, कम हो, ठीक। करंट अगर कम करते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी पावर प्लांट से घर में अगर आप मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांसफर लाइन में वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, करंट बहुत कम होता है, ठीक है? यानी पावर आप जनरेट कर रहे हैं 200 वोल्ट पे, लेकिन जब आप डालिएगा मतलब ट्रांसफर लाइन में जब करंट जाएगा वो ज्यादा वोल्टेज पे जाएगा। यानी आपको वोल्टेज को क्या करना है, बढ़ाना है। यानी वोल्टेज को आपको बढ़ाना है, बढ़ाना मतलब होता है स्टेप अप, ठीक है, ये स्टेप अप। अब मान लो यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, मान लो जो भी है 20,000 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो घर में 20,000 वोल्ट का करंट आएगा तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा, पूरा सब फ्यूज हो जाएगा सर, सब खत्म, ठीक है। तो क्या करना होगा, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा जिंदगी में, अभी कल से प्रकाश आएगा, अंधेरा में रह लो आज। तो यहाँ पे 20,000 वोल्ट आ रहा है, लेकिन अपने को घर में 200 वोल्ट चाहिए, यानी फिर से वोल्टेज को कम करना होगा यहाँ पे, हाँ कि ना। यहाँ पे वोल्टेज को कम करेंगे तभी ना घर में जाएगा, हाँ वोल्टेज को हाँ कम सर, करना, हाँ सर। तो इसको कहते हैं स्टेप डाउन, याद रखना। यानी पावर प्लांट के पास हम लोग स्टेप अप करते हैं और सिटी के पास या हर गली मोहल्ले के पास स्टेप डाउन करते हैं, किसको, वोल्टेज को, ठीक है। तो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफर लाइन में, तो वोल्टेज बढ़ा के करते हैं सो दैट करंट कम हो। जब वापस घर में आता है तो वहां पे वोल्टेज को कम कर देते हैं, ठीक है, सो दैट सेफ्टी सब रहे, ये ऐसा। डीसी करंट में स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं हो सकता है, यानी डीसी करंट में आपका लॉस ज्यादा रहेगा, एसी करंट में आप वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। कम ज्यादा वोल्टेज को करने से आपका लॉस बहुत कम हो जाता है, मतलब पैसा सेव होता है। इसलिए हम लोग एसी को प्रीफर करते हैं डीसी के कंपैरिजन में, ठीक है। डीसी में आप वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकते, वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है यानी करंट चेंज नहीं हो रहा है, करंट चेंज नहीं हो रहा है यानी पावर लॉस ज्यादा होता है, यानी मनी वेस्ट ज्यादा हो रहा है। एसी में आप वोल्टेज चेंज कर सकते हैं अप डाउन, तो वोल्टेज चेंज करने से आपका पावर लॉस कम होता है, मनी वेस्ट कम होता है, इसलिए हम लोग एसी यूज करते हैं कंपैरेटिवली डीसी, ठीक है। और एसी में जो ये अप डाउन जो करता है उस डिवाइस को कहते हैं ट्रांसफार्मर। एसी में जो अप डाउन वोल्टेज करता है उसको कहते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है। आप लोग सब लोग अपने जिंदगी में ट्रांसफार्मर जरूर देखे होंगे, मूवी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एज ऑफ ऑल्ट्रॉन और ये सब मेगाट्रॉन्स, ठीक है, साइक्लोट्रॉन, ये सब नहीं, नॉर्मल आप देखिएगा हर गली मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर वो पोल रहता है उसमें लगा रहता है। आप लोग देखे हैं ट्रांसफार्मर कभी? हाँ सर। चलिए, तो आपको बताया मैं कि 2 तरह का ट्रांसफार्मर होगा, याद रखिएगा 2 तरह का ट्रांसफार्मर होता है। एक को कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर,
और एक को कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। ट्रांसफार्मर में हमेशा याद रखना, ट्रांसफार्मर में दो साइड होते हैं, एक को कहते हैं इनपुट और एक को कहते हैं आउटपुट। तो मुझे बताओ स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इनपुट जो डाल रहे हो वो कम वोल्टेज है कि ज्यादा वोल्टेज है? कम। ज्यादा वोल्टेज है। ज्यादा है। इनपुट तो कम वोल्टेज डाल रहे हैं ना, और ट्रांसफार्मर फिर उसको ज्यादा कर दे रहा है। हाँ सर। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का काम है आपका वोल्टेज बढ़ाना या घटाना। तो स्टेप अप है तो वोल्टेज बढ़ाना है, यानी कम वोल्टेज डाले होंगे तो ज्यादा वोल्टेज निकला होगा। तो इनपुट में कम वोल्टेज, स्टेप अप मतलब कम वोल्टेज इनपुट में डालते हैं तो आउटपुट में ज्यादा वोल्टेज मिलता है, और वोल्टेज बढ़ रहा है यानी करंट कम होगा, ठीक है। तो और स्टेप डाउन में इनपुट जो आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है और आउटपुट क्या होगा, कम होगा, वोल्टेज के सिस्टम में। तो हमारे घर के पास, हम लोग के घर के पास जो ट्रांसफार्मर होता है उसको कौन सा ट्रांसफार्मर कहेंगे, स्टेप अप की स्टेप डाउन? स्टेप डाउन। और पावर प्लांट के पास जो ट्रांसफार्मर होगा, पावर प्लांट के आसपास जो ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप। स्टेप अप। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर आपका डीसी में वर्क नहीं करता है, एसी में करता है। क्यों ऐसा होता है? पहले कुछ अंग्रेजी लिख देता हूँ। हम लोग जो जनरेट करते हैं पावर प्लांट में पावर, वो कम वोल्टेज पे रहता है। हम लोग जो यूज करते हैं वो भी कम वोल्टेज रहता है, लेकिन ट्रांसफर करने के लिए वोल्टेज को ज्यादा करना पड़ता है, सो दैट करंट कम हो तो लॉस कम हो। करंट आपका मिनिमम होना चाहिए, यानी वोल्टेज मैक्सिमम, क्योंकि पी पावर लॉस होता है आई स्क्वायर। ट्रांसफार्मर आपका एसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक पावर एक सर्किट से दूसरे सर्किट प्रोवाइड मतलब ट्रांसफर करता है। आपको बताया मैं, ट्रांसफार्मर में दो साइड होता है, एक इनपुट, तो इनपुट का पावर आउटपुट में ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो उसमें इनपुट से आउटपुट जा रहा है, या तो वोल्टेज बढ़ेगा या वोल्टेज कम होगा। वोल्टेज बढ़ता है तो करंट कम होता है, अगर वोल्टेज कम होता है तो करंट बढ़ता है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
इट कैन रेज और लोअर द वोल्टेज विथ कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज और इंक्रीजिंग करंट। तो अगर वोल्टेज रेज करता है तो करंट डिक्रीज होगा, वोल्टेज अगर लोअर करता है तो करंट इंक्रीज होगा। और इनपुट से आउटपुट जाने में, इनपुट में करंट डाल रहे हैं, आउटपुट में करंट निकल रहा है, तो एसी करंट रहता है दोनों। तो करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। जैसे मान लो आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है, तो वो आई डैश कुछ मैग्नीट्यूड साइन ओमेगा टी ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। ये ऐसा बेस रहता है, इसको कहते हैं सॉफ्ट आयरन कोर का ऐसा सॉलिड मटेरियल, मतलब क्यूबॉइड टाइप का ऐसा रहता है। ऐसा वो उसको सामने से बस दिखाया हमने। ये एक ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है, एक ऐसा अरेंजमेंट, दोनों में से कोई भी अरेंजमेंट ट्रांसफार्मर में चलेगा। ये कॉइल है, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है, ऐसा। यस, आप पहले थोड़ा सोच के बताइए। ऐसा डायग्राम, ये ऐसा कॉइल, ये इस टाइप का डायग्राम पहले भी बनाया हूं, कौन से टॉपिक में बनाया हूं? ऐसा ये कॉइल म्यूचुअल इंडक्टेंस। हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस में, यानी ये ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब क्या हुआ कि एक को कहते हैं, दो साइड होता है ट्रांसफार्मर में, एक को कहते हैं प्राइमरी और ये आपका सेकेंडरी। प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स को एनपी, प्राइमरी के करंट को आईपी, प्राइमरी के वोल्टेज को वीपी या ईपी कहिएगा। उसी तरह सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स एनएस, आईएस और वीएस। ठीक है, सेकेंडरी आप यहां से इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है। जैसे पावर प्लांट की बात करूं, मैं इसमें करंट डाल रहा हूं जो 220 वोल्ट का था और 5 एम्पियर था, 200 वोल्ट था, 5 एम्पियर था, ठीक है, ऐसे। तो करंट आई है, सिंस ये एसी करंट है, एसी करंट टाइम के साथ फ्लक्चुएट होता है, हाँ कि ना? हाँ सर। अब करंट फ्लक्चुएट हो रहा है और ये ऐसा कॉइल है, करंट फ्लक्चुएट होने से इसका मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, तो इसके फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ऐसा म्यूचुअल में बताया था आप लोग को कि एक कॉइल के चेंज होने की वजह से दूसरे में जो इंड्यूस होता है उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, यही होता है ना? म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकंड कॉइल डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकंड कॉइल इक्वल टू क्या होता है? m टाइम्स di बाय dt। तो फर्स्ट लूप में करंट चेंज होने की वजह से दूसरे लूप में ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। यानी इसमें करंट चेंज होने की वजह से इसमें आपका वोल्टेज आएगा, जिसको सेकेंडरी वोल्टेज Vs कहेंगे। आप लोग पहले मुझे ये बताओ
कौन सा ज्यादा अरेंजमेंट बेटर होगा? पहला वाला अरेंजमेंट ज्यादा बेटर है कि दूसरा वाला डायग्राम ज्यादा बेटर है? पहला। म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसमें आपका फ्लक्स लॉस हो सकता है, इसमें लॉस, ये कपलिंग आप लोग को पढ़ाया हो कि नहीं पढ़ाया हो? एक लूज कपलिंग होता है, एक टाइट कपलिंग होता है। तो किस केस में टाइट कपलिंग है, पहला कि दूसरा? सेकंड। सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। यानी सेकेंड वाले में अगर फर्स्ट में फ्लक्स चेंज होता है जितना, उतना ही सेकेंड में फ्लक्स चेंज होगा, यानी फ्लक्स लॉस कम होगा। फ्लक्स लॉस कम होगा, यानी अगर मान लो पावर तुम दे रहे हो 1000 वॉट इनपुट में, तो आउटपुट में तुम्हारा रफली 950 वॉट थोड़ा सा लॉस होता है, लेकिन इस केस में तुम्हारा 900 या 800 वॉट आएगा। तो इस केस में ज्यादा लॉस होगा, इस केस में कम लॉस होगा, तो ये वाला ज्यादा बेटर होता है। चलिए, ये बस ऐसे ही बताने के लिए। तो याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर में दो साइड होता है, प्राइमरी जिसको इनपुट साइड कहते हैं, सेकेंडरी जिसको आउटपुट साइड कहते हैं। एक में फ्लक्स चेंज होने से दूसरे में ईएमएफ आता है, ठीक है। तो एनर्जी फ्रॉम वन कॉइल is transferred to other coil by means of magnetic coupling. Transformer operates on the principle of mutual inductance, mutual induction, ठीक है। प्राइमरी में चेंज होने से सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसी को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और याद रखिएगा, ये मान लो सेकेंडरी है, सेकेंडरी में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, वोल्टेज आया, रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, उससे इसमें करंट आ जाएगा जो आईएस होगा। इसको कहते हैं लोड। लोड, तो याद रखिएगा, लोड मतलब जैसे कि अपने यहाँ जो करंट आ रहा है, तो लोड मतलब बल्ब है, फैन है, ये सब लोड है। तो वोल्टेज आया, लोड स्विच ऑन किए, यानी करंट फ्लो होने लगा, बल्ब जलने लगे, तो लोड मतलब रेजिस्टेंस होता है। अब इसका कुछ कुछ फॉर्मूला है, वो अब हम लोग देखेंगे। तो प्राइमरी में, प्राइमरी का वोल्टेज या वीपी, वीपी लिखो, तो ये हम लोग ईएमआई में पढ़े हैं, तो एन डी फाइव बाई डी टी होता है। प्राइमरी का देख रहे हैं तो ये प्राइमरी का होगा, सेकेंडरी का देख रहे हैं तो ये सेकेंडरी का। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो वीएस बाई वीपी इक्वल टू एनएस बाई एनपी, यानी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है। याद रखिएगा, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। यानी नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने से ही हम लोग वोल्टेज चेंज करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने से ही वोल्टेज चेंज होता है, ठीक है। तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ठीक है। तो एनएस बाई एनपी, इसको के कहते हैं ट्रांसफर रेशियो, ट्रांसफर रेशियो, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, इसको ट्रांसफर रेशियो कहते हैं। दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, आपको बताया मैं, दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है। कौन कौन सा? स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो स्टेप अप में
ये ट्रांसफार्मर है, ये आपका इनपुट है, ये इनपुट साइड है, ये आपका आउटपुट। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इनपुट में वोल्टेज क्या रहता है, कम की ज्यादा? कम। कम। वोल्टेज कम रहता है। एंड करंट क्या रहता है? ज्यादा। वोल्टेज करंट क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, तो आउटपुट में क्या हो जाएगा? वोल्टेज ज्यादा ज्यादा। और करंट क्या हो जाएगा? कम। कम। तो मुझे बताओ किस साइड किधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा, सेकेंडरी में कि प्राइमरी में? सेकेंडरी। ठीक है, क्योंकि आउट वोल्टेज से मतलब होता है तो जिधर वोल्टेज ज्यादा है उसका नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा। तो वोल्टेज आउटपुट में ज्यादा है यानी आउटपुट का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा। तो यानी आपका Vs ग्रेटर देन Vp ये तभी होगा जब Ns ग्रेटर देन Np होगा। ठीक है, यानी सेकेंडरी में अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर दिए हैं प्राइमरी से तो सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। यानी इसमें K का वैल्यू जो होगा वो 1 से ज्यादा होगा कि 1 से कम होगा? ज्यादा। ज्यादा। K का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो इधर 10 टर्न है और इधर 50 टर्न है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स कितना टाइम्स हो रहा है? 5 टाइम्स। तो इधर अगर मान लो 200 वोल्ट है तो इधर क्या होगा? 1000 वोल्ट हो जाएगा। तो वोल्टेज भी 5 टाइम्स होगा। चमका? यस सर। यस सर। तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है। स्टेप डाउन यानी वोल्टेज कम करना है, यानी इसमें वोल्टेज आ क्या रहा होगा? ज्यादा। आउटपुट में स्टेप डाउन है तो वोल्टेज कम कर दिए, करंट क्या हो गया? ज्यादा। यानी Vs लेस देन Vp हो क्योंकि Ns लेस देन Np हो गया। यानी इसमें K का वैल्यू 1 से क्या होगा? K इक्वल टू 1 का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब वोल्टेज सेम रख रहे हैं, करंट सेम रख रहे हैं तो ट्रांसफार्मर क्या है? हाँ, बाराती देखने के लिए आए हैं क्या? हाँ, उसका कोई यूज नहीं है, पूरा वेस्टेज है। K इक्वल टू 1 नहीं होता है ट्रांसफार्मर, या तो K 1 से बड़ा होगा या K 1 से छोटा होगा। वोल्टेज तो ट्रांसफार्मर का फिर मतलब ही क्या होगा? चलो अब हम लोग क्या मानते हैं फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, अगर मान लो ट्रांसफार्मर आइडियल हो गया, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर होता है। यानी जितना पावर डाल रहे हैं उतना ही बाहर निकलेगा। ठीक है, कहीं पावर लॉस नहीं हो रहा है। तो इनपुट पावर यानी प्राइमरी, तो पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट होता है, तो प्राइमरी का। आउटपुट पावर मतलब सेकेंडरी, तो यहां से Vs बाई Vp इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, V इंटू आई कॉन्स्टेंट है तो Ip बाई Is। और अभी बताया मैं Vs बाई Vp इक्वल टू Ns बाई Np होते हैं, तो वो Ip बाई Is होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला देखो ये वाला सबके लिए वैलिड है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ट्रांसफार्मर आपका आइडियल होगा। तभी हम लोग कह सकते हैं पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, क्योंकि पावर लॉस नहीं हो रहा है तो दोनों पावर सेम है। ठीक है, लेकिन आइडियल तो कोई चीज होता नहीं है। तो नेक्स्ट, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर।
in transformer, some flux losses occur due to various reasons. कुछ फ्लक्स का लॉस होता है, तो हम लोग फिर उस केस में नहीं कह सकते हैं कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम हो। ठीक है, आप लोग सोच के बताइए कौन सा पावर ज्यादा होगा। अगर लॉस हो रहा है तो कौन सा पावर ज्यादा होगा, इनपुट पावर ज्यादा होगा कि आउटपुट पावर ज्यादा होगा? इनपुट। क्योंकि आप ट्रांसफार्मर में डाल रहे हैं इनपुट, मान लो 100 वॉट, ये इनपुट है, तो ट्रांसफार्मर में डालें, यहां से लॉस हुआ, अब यहां से जो बाहर निकलेगा तो ये आपका कम ही होगा। तो ओरिजिनल में थोड़ा ना लॉस रहता ही है। ठीक है, तो उस केस में इफिशियंसी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ईटा होता है इफिशियंसी, कार्नोट इंजन का भी इफिशियंसी। तो इफिशियंसी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। याद रखना, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज आउटपुट रेशियो ऑफ आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, ये इफिशियंसी होता है। आउटपुट मतलब सेकेंडरी, इनपुट मतलब प्राइमरी। तो उस केस में हम लोग ऐसे फॉर्मूला यूज करते हैं, उससे आ जाता है। चलिए, ये आप लोग को क्लियर है। तो इफिशियंसी याद रखिएगा, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर होता है। कुछ कुछ रीजन की वजह से इसमें लॉस होता है। ठीक, थ्योरी है ये सब, बस देखना है, हो गया। लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, फ्लक्स लॉस होता है किस किस रीजन से? There are two types of power loss. Occur in ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में दो तरह का पावर लॉस हो सकता है। When it is operating, इसको कहते हैं कॉपर लॉस, एक को कहते हैं कॉपर लॉसेज, दूसरे को कहते हैं आयरन लॉसेज। कॉपर लॉसेज मतलब ऐसा नहीं है कि कॉपर का लॉस होने लगता है, ऐसा नहीं है, एक पार्टिकुलर टर्म दिया गया है। ठीक है, आयरन लॉस का भी एक वो है, टर्म है, वो क्या होते हैं वो भी बता देता हूँ। सिंपल सा चीज है ये सब चीज, ज्यादा इसमें उतना वो सब नहीं है। तो देखो, ये ट्रांसफार्मर बॉक्स है, इसमें ये ऐसा कॉइल है, ये ऐसा कॉइल है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये ऐसा है। यहाँ से तुम ऐसे डाल रहे हो करंट, इसकी वजह से यहाँ से आउटपुट निकल रहा है। तो सिंस करंट जा रहा है तो ये कॉइल है, तो करंट इस कॉइल में फ्लो हो रहा है, तो इस कॉइल का भी, हर कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, हर कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो उस रेजिस्टेंस की वजह से और ये करंट की वजह से यहाँ से कुछ कुछ पावर लॉस हो जाता है। ठीक है, सेम लॉजिक से यहाँ से भी कुछ पावर लॉस होता है। तो ये करंट लेके आ रहा था 1000 वाट, कुछ यहाँ लॉस हुआ, कुछ यहाँ लॉस हुआ, जो बाहर निकल रहा है वो 900 वाट निकल रहा है मान लो। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, वाइंडिंग मतलब ये सब कॉइल की वजह से, इस कॉइल की वजह से जो लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका पावर कम मिल रहा है। ठीक है, तो इसी रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग को ही, उसकी वजह से जो लॉस रहता है उसको कॉपर लॉस कहते हैं। कॉपर लॉस, ऐसा नाम दिया गया कॉपर लॉस। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए ये जो हम लोग कॉइल लेते हैं उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, मिनिमम रेजिस्टेंस कम होगा, सो दैट, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो आपका लॉस भी क्या होगा, कम होगा। तो कॉपर लॉस किसकी वजह से होता है? रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग की वजह से। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का जो, कॉइल का वाइंडिंग, वाइंडिंग मतलब ये गोल 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 घुमा हुआ है, ठीक है, तो उसके रेजिस्टेंस के में, रेजिस्टेंस की वजह से वहां से लॉस होता है, इसको कहते हैं कॉपर लॉस। दूसरा आयरन लॉस किसको कहते हैं? आप लोग कुछ दिन पहले पढ़ाया था मैं ईएमआई में, ये वर्ड याद है आप लोग को?
हाँ सर। ईडी करेंट मतलब कोई भी कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में रख देते हैं। कोई भी कंडक्टर, ये आपको बताया गया था डैम्पिंग पैम्पिंग करके, ठीक है, ये कंडक्टर को मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा सर्कल सर्कल करके करंट बनता है। उस करंट है और हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, उस करंट की वजह से यहाँ से पावर लॉस होता है, धीरे धीरे इसका स्पीड कम होने लगता है, ठीक है। तो देखो ये जो वायर को हम लोग लपेटे हैं, ठीक है, ये जैसे मान लो ये तुम्हारा ऐसा रहता है, ठीक है, ये जो बेस है ना, ये जो बेस है ये सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है, सॉफ्ट आयरन कोर। यानी ये कंडक्टर है और यहाँ पे वायर लपेट दिए, तो वायर में करंट पास हो रहा है, यानी वायर में फ्लक्स है। तो ये वायर का फ्लक्स आयरन के ये बेस मटेरियल में भी है, तो वायर कॉइल से फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी ये इस कोर से भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। इस कोर से फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से इसमें ईडी करंट आता है। ईडी करंट आ रहा है तो उसकी वजह से पावर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं आयरन लॉस, ठीक है। तो एक्चुअली में ये आपको बताया मैं, ये 3D डायग्राम है, ये आपका ऐसा दिखता है। डायग्राम पे मत जाइए, ये एक साइड ऐसे लपेटे हुए हैं और उस साइड ऐसे ऐसे है, तो यहाँ पे ऐसा ऐसा करंट बनता है ऐसा। तो ज्यादा वॉल्यूम है तो ज्यादा करंट बन रहा है तो ज्यादा लॉस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मोटा सा मटेरियल, ऐसा थिक कंडक्टर नहीं लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं आयरन का पतला पतला शीट बनाते हैं, ये शीट, और ऐसा पतला पतला शीट एक दूसरे के ऊपर ज्वाइन कर देते हैं, ऐसा शीट, ठीक है। यानी ये आपका ऐसा ऐसा दिखेगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को आप तोड़िएगा ना, मतलब ये सब तोड़ना नहीं है ऐसे कभी, तो आप देखिएगा ना ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, उसमें कॉपर का ऐसा ऐसा वायर लपेटा रहता है, अब देखिएगा ना तो वैसा दिखेगा। तो पतला पतला शीट बना दिए, तो और एक दूसरे से लैमिनेट कर दिए, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में इंसुलेशन। अब इसमें जो ईडी करंट आता है ना, तो ये पतला पतला शीट है तो इसमें छोटा छोटा करंट बनता है। करंट का मैग्नीट्यूड इससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा तो पावर लॉस भी कम होगा, ठीक है। आपको बस याद रखना है, ये सब ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, हो गया। तो आपको कॉपर लॉस किस रीजन से होता है, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। आयरन लॉस किसकी वजह से होता है, ईडी करंट भी होता है और हिस्टेरिसिस भी रहते हैं, तो वो आपका कोर की वजह से होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पूरा थिक कंडक्टर ना लेके एक प्लेन शीट बहुत सारा लेते हैं, सॉफ्ट आयरन थिन शीट लेते हैं, फिर उसको लैमिनेट ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो उससे ईडी करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयरन लॉस कहते हैं। तो आपको कॉपर लॉस है, तो ये अपना पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अगर आपको बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो ट्रांसफार्मर को आइडियल मानने का, तो VS by VP इक्वल टू IP by IS इक्वल टू NS by NP, ऐसा होता है। अगर आइडियल नहीं बोला है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, यानी VS IS VP IP।
आइडियल हो नॉन आइडियल हो, ये वाला आपका वैलिड हो जाता है। कुछ कुछ एकदम आसान क्वेश्चन करेंगे। ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। तो प्रश्न कुछ कुछ एकदम आसान है, सबसे बन जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये वाला जो है वो यूज करना है, इससे आपका सबका आंसर आ जाएगा। एक आइडियल ट्रांसफार्मर है जो स्टेप अप कर रहा है वोल्टेज 220 वोल्ट से 4.4 किलो वोल्ट तक। पावर कितना ट्रांसमिट हो रहा है? 0.6 किलो वॉट पावर। प्राइमरी में टर्न्स दिया हुआ है, सेकेंडरी का टर्न्स, सेकेंडरी का करंट, प्राइमरी का करंट बताना। तो बताइए, तो आसान है। किसी का नहीं है अभी तक? गजब, सिंपल तो फॉर्मूला दिया हुआ है, इनपुट प्राइमरी का वोल्टेज वगैरह दिया हुआ है, प्राइमरी का ये सब। देखिए लगता है बना के बताना पड़ेगा। 220 वोल्ट डाल रहे हैं और
4.4 किलो वोल्ट हो जा रहा है, यानी स्टेप अप है। तो सेकेंडरी में वोल्टेज है 4400, प्राइमरी वोल्टेज है 220, इक्वल टू NS बाई NP होता है। तो NS इक्वल टू 20,000 आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स आ गया। अब आइडियल ट्रांसफार्मर है तो पावर आपको पता है 0.6 किलोवाट यानी 600। तो ये आप तो VP IP करेंगे तो प्राइमरी का वोल्टेज ये है, प्राइमरी का करंट नहीं पता है, पावर इक्वल टू VI का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। यहां से IP इक्वल टू 30/11 एम्पीयर। उसी तरह IS इक्वल टू आएगा 600/4400, 3/22 एम्पीयर। किसी को भी कोई डाउट है? No, sir. नहीं, चलिए ये आप लोग को समझ में आ गया। तो इस केस में प्राइमरी का वोल्टेज पीक 50 है और सेकेंडरी का निकालना है पीक। प्राइमरी का 10,000 है, ये 25,000। VS इक्वल 125, ये आपका
ऊपर वाले केस में बोला है डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो डीसी में करंट चेंज नहीं होता है, करंट चेंज नहीं होता तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो इस केस में आपका ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, तो आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा। किसी को भी कोई डाउट है? No, sir. नहीं। डीसी है, डीसी में ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता है, प्राइमरी में डालिए सेकेंडरी में कुछ नहीं आएगा क्योंकि करंट चेंज ही नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा? जीरो। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर बोला है और टर्न्स रेशियो 1:8 है, यानी इनपुट में अगर 1 है तो आउटपुट में 8 टाइम्स है, तो वोल्टेज भी 8 टाइम्स हो जाएगा। तो इनपुट में वोल्टेज है प्राइमरी में 120, तो सेकेंडरी में क्या होगा? इसी का 8 टाइम्स, यानी सेकेंडरी का वोल्टेज आ गया 120 × 8 यानी 960 वोल्ट।
लोड करें, लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो करंट IS क्या होगा, BS by R, 960 by 10 पे पावर 4, तो उससे 96 मिली एम्पियर। यस है। VP-IP दिया हुआ है, तो इनपुट पावर निकालेंगे, प्राइमरी का करंट, प्राइमरी का वोल्टेज, 200 into 1 यानी 200 वॉट इनपुट पावर है, और बोल रहा है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है 80% इफिशियंसी है, तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इक्वल टू 80% यानी 0.8, तो आउटपुट पावर इक्वल टू 0.8 इंटू इनपुट पावर कितना है, तो उससे आउटपुट पावर आ गया। अब सेकेंडरी वोल्टेज बाय प्राइमरी वोल्टेज इक्वल टू ट्रांसफर रेशियो होता है NS बाई NP, वो आपको 4 दिया हुआ है, तो सेकेंडरी वोल्टेज बाय प्राइमरी वोल्टेज
इक्वल टू 4, तो Vs आ गया आपका 800, यानी ये आपका सेकेंडरी का वोल्टेज आ गया। आउटपुट पावर पता है, तो P आउटपुट इक्वल टू Vs Is होता है, तो ये 160 है, ये 800 है, और यहाँ Is है, तो यहाँ से Is इक्वल टू 160/800 यानी 0.2 एम्पियर। किसी को भी कोई डाउट है? No, sir. नहीं। दो सौ वोल्ट 3 किलो वॉट दिया हुआ पावर, I15 एम्पियर आ रहा है। सिंस सेकेंडरी का करंट दिया हुआ है, यानी ये जो हम लोग निकाले वो प्राइमरी है, ठीक है, तो प्राइमरी का करंट आ गया। अब क्या निकालना है? वोल्टेज। तो इफिशियंसी 0.9 है, तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर होता है Vs Is, तो Vs और Is कितना है 6, इनपुट पावर क्या है 3000 है, तो Vs इक्वल टू 500 इंटू 0.9 यानी 450 वोल्ट, ठीक है। यही आ रहा है आप लोग का? Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन।
इफिशियंसी 50% यानी हाफ दिया हुआ है, VSIS, VPIP, तो IS इक्वल टू 1/4 यानी 0.25। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। लैंप मतलब लोड है, लोड को किधर लगाते हैं? प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? सेकेंडरी। सेकेंडरी। तो सेकेंडरी का पावर दिया हुआ है, तो ये सब क्या है? प्राइमरी का है। तो इफिशियंसी इक्वल टू सेकेंडरी का पावर बाई प्राइमरी का पावर, तो 220 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 110 आएगा, यानी 10/11 परसेंटेज में चेंज करने के लिए रफली 91%। ठीक है, चलिए आप लोग यहां से प्रस्थान कीजिए अब। ठीक है, आज की सभा यही समाप्त होती है। चलिए।